जो है इसकी मैनिफेस्टेशन हो सकेगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि ईरान और चाइना तो ऑलरेडी डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं, ये सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूर हुई हुई सैंक्शंस नहीं है जो कि लीगली बाइंडिंग हो तमाम कंट्रीज़ के लिए। ये एक मुल्क ने हमेशा से, ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के बनने के बाद ख़ास तौर पे अमेरिका ने यूरोप को अपना एलाय बनाते हुए पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ जो है ये सैंक्शंस को इस तरह से इस्तेमाल किया है, डॉलर की हेजमनी को कोर्स करने के लिए, जो है आर्म टिल्टिंग के लिए, कि अगर आप हमारी बात माने नहीं तो आपको डॉलर में लेन देन नहीं करने दिया जाएगा। तो उसके लिए हमारे नाजरीन को ये समझना है कि डॉलर में लेन देन का ऐसा क्या हवा है कि जिससे कोई भी मुल्क जो है वो आगे फिर उसके बाद सर नहीं उठाता। तो उसका सादा सा मतलब ये है कि हम जितना भी हमारी बैंक ट्रांजैक्शन है वो एक सेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग सिस्टम पे चल रही होती है। हम एक दूसरे को करेंसी नोट तो नहीं दे रहे होते। तो उस सिस्टम के थ्रू जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं फ्रॉम वन बैंक टू अनदर या वन अकाउंट टू अनदर, तो उससे हमें एक मैसेज रिसीव होता है और अगले बैंक को एक मैसेज रिसीव हो जाता है, जिससे पता चल जाता है पैसा जो है वो इधर से उधर चला गया। उस पूरे सिस्टम को स्विफ्ट सिस्टम कहते हैं। तो पूरी दुनिया जो है वो स्विफ्ट सिस्टम को फॉलो करती है, और स्विफ्ट सिस्टम जो है उसकी जो एक मेजर करेंसी है जिसकी बुनियाद पर वो लेन देन करता है, चाहे आप किसी भी करेंसी में कर रहे हो, वो कन्वर्ट होती है डॉलर में। तो डॉलर पे पहले उसको तोला जाता है, फिर उस करेंसी का रेट तय होता है, फिर हम खरीदो फरोख्त करते हैं। अमेरिका की ये धमकी बहुत कारआमद रही है। बहुत अरसे तक ये सैंक्शंस जो हैं इसने ममालिक की कमर तोड़ के रख दी है, क्योंकि आप स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकलें। तो मैं जब बाहर पढ़ रही थी तो ईरानियन स्टूडेंट्स जो हैं वो घर से पैसे नहीं मंगवा सकते थे, क्योंकि उनको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाला हुआ है। तो कोई बैंक उनके साथ ट्रांजैक्शन नहीं करता था। और अब लेकिन चाइना ने ये सब कुछ तो पहले भी ईरान झेल रहा है। अगर अभी इक्तिसादी पाबंदियों को मजीद बढ़ाने की बात हो रही है तो 4 दहाइयों से ऑलरेडी उनके ऊपर सैंक्शंस भी हैं, उनके अकाउंट्स भी फ्रीज हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी भी वाजिबुल अदा हैं बहुत से ममालिक में उनके। लेकिन अभी ऐसा मजीद क्या नया किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि इस तमाम दौरानिए में ईरान ने खुद को कफील बनाया, इस काबिल बनाया कि वो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। तो ईरान के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो झेल सके मज़ीद सख्तियों को, और अमेरिका के पास और क्या ऑप्शंस हैं कि वो इसमें मज़ीद कुछ सख्ती ला सके, या ईरान के लिए वो नाकाबिल कबूल सूरत हाल हो जाए? ये इस सिचुएशन की आयरनी इस बात को और मज़े खेज़ बना देती है, जैसे आप खुद अभी फरमा रहे हैं और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि 40 साल से ईरान को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर रखा गया है। तय ये पाया था कि जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है या जो खुराक की चीज़ें हैं वो आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनके ऊपर लेन देन पे पाबंदी नहीं लगाएंगे। लेकिन वो भी जो है वो कहीं ना कहीं से उन पे भी पाबंदी लग जाती है, कोई चीज़ें उनमें ऐसी इस्तेमाल होती हैं। तो ईरानियों का कहना है कि हमारे पास पैनाडोल जो है वो भी नहीं थी, और हमने एनेस्थीसिया की ड्रग्स जो है वो खुद बनाई हैं, और आज हम कैंसर आइसोटोप बना रहे हैं। और मिसाइल उनके सिटी तो हमारे सामने ही है, इस जंग ने उनको बता दिया है कि उनकी कैपेसिटी क्या है। लेकिन ये मज़े खेज़ बयान जो है इसकी वक़्त इसलिए भी और कम हो जाती है कि अब बहुत से ममालिक जो हैं वो डिफरेंट सिस्टम्स पे आ चुके हुए हैं। अब चाइना ने एक नया सिस्टम जो है, सिप्स सिस्टम जो है वो मुतारिफ करा दिया, जिसमें आप चाइनीज़ करेंसी के अंदर जो है उसको नॉमिनेट करके उसमें ट्रांजैक्शन करते हैं। 6 से ज़्यादा लैंड रूट जो हैं वो पाकिस्तान में खुले हुए हैं, और ईरान जो है वो कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है जिसका जो कि जजीरा नुमा है, जिसके इर्द गिर्द सारा समंदर है। वो उसके ज़मीन के रास्ते बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ से आप वाया रोड जो है वो आप गुड्स को ले जा सकते हैं, बार्टर सिस्टम से ले जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अजीब सा एक बुखलाया हुआ सा एक बयान है, जिसपे मुल्कों से अब ये तकाजा किया जाएगा कि आप मेरे बिहाफ पे इसको अवॉइड बाय करें। आपको जैसे पाकिस्तान से कहा जाएगा कि जी आप इस पे अमल करें, और वो भी सिर्फ खैर सगाली की बुनियाद पे, क्योंकि इसकी कोई लीगल हैसियत तो है नहीं। क्योंकि ट्रंप ने एक दिन सुबह उठ के कह दिया है कि जी ईरान के साथ कोई तिजारत नहीं करेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं करेगा? इतना बड़ा मुल्क है, उसकी इतनी बड़ी आबादी है, क्या वहाँ पे भी हमने जेनोसाइड करना है, या वहाँ पे भी लोगों को फाकों से मारना है कि उनके साथ हम? क्या वजह क्या है कि दिन ब दिन, क्योंकि कॉस्ट चाहे वो सियासी हो चाहे वो माशी हो या फिर अस्करी हो, वो अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बढ़ती जा रही है। आपने कहा कि चाइना तो कम से कम इसमें साथ नहीं देगा, उनके अपने इत्तेहादी भी, नेटो ममालिक को जब उन्होंने मदद के लिए पुकारा तो उन्होंने भी इस जंग में साथ देने से इनकार कर दिया। अमेरिका की आवाम ये समझती है कि उनकी नहीं बल्कि इजराइल की जंग है। तो फिर क्या ये सारे इकदाम इजराइल के कहने पर हो रहे हैं, या डोनाल्ड ट्रंप अब भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि इसकी बड़ी भारी कीमत उनको अपने मिड टर्म इलेक्शन में नाकामी की सूरत में चुकाना पड़ सकती है?
ये सब कुछ हो तो इसराइल के बिहाफ पे रहा है, लेकिन अब ट्रंप जहां घुस चुके हैं वहां से इस तरह से निकल भी नहीं सकते हैं। अगर हम बहुत रहमदिली का मुजाहरा करते हुए खुद को ट्रंप के उस पे पर्सपेक्टिव पे रख के सोचें तो वो इस वक्त क्या करे, एक एम्पायर संभाला हुआ, खुद को वो एम्परर समझते भी हैं और उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। उनको इस जंग के अंदर कूदना ही नहीं चाहिए था। इसराइल ने जब उसके लिए राह हमवार की तो बहुत से पुराने प्रेसिडेंट जो हैं वो इस जंग का हिस्सा नहीं बने। इनको शायद सेकंड टर्म में लाया ही उस पे था कि आपने ये काम करना है, और उन्होंने कर दिया। अब इसराइल का इससे आगे का कोई काम नहीं है कि अब ट्रंप जो है उसकी लेगेसी बचती है या नहीं। मिड टर्म जो है वो तो किसी ना किसी तरह बचवाए जाएंगे, क्योंकि ईरान के ऊपर जो अटैक होने की बात हो रही है और खासतौर पे टैक्टिकल न्यूक्स के साथ न्यूक्लियर अटैक होने की, वो मिड टर्म के बाद की ही कोई डेट बताई जा रही है। तो मिड टर्म जो और है अगर वो डॉक्टर साहब ज्यादातर तकरामी की माजरत, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये इंतखाब हार गए तो फिर भी ऐसे ही चलेगा, तब भी ये खतरा मौजूद रहेगा? उसके बाद ईरान जो है, जितना मैं उसको अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ और जितना वहाँ से एनालिसिस बाहर आ रहा है, ईरान एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्लान पे काम कर रहा है जिसमें ट्रंप और अमेरिका की लेगेसी को वंस फॉर ऑल जो है वो ख़त्म किया जाएगा एक बड़े डिसाइसिव तरीके से। तो उनके उनके डिज़ाइन में, ईरान के डिज़ाइन में थोड़ा सा और पेशेंस, थोड़ा सा और सहना, बर्दाश्त करना, एब्जॉर्ब करना, और ट्रंप को मिड टर्म के अंदर एक बहुत क्लियर किस्म की जो है वो शिकस्त दिलवाना, और उसके बाद एक प्रेसिडेंट सेट करना कि ईरान के ऊपर अटैक का मतलब ये है कि आपकी पॉलिटिकल लेगेसी ख़त्म होगी। ईरान पे अटैक का मतलब ये है कि आप जो है एज अ लीडर बिल्कुल एक फेलियर होंगे और आपका कंट्री बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। तो बहुत बड़ा गैम्बल है जो कि ईरान भी खेल रहा है। पता नहीं ये कामयाब हो पाता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है। उधर से अमेरिका इस तरह से बॉक डाउन है कि वो इस शिकस्त को माथे पे रखता है, तो वहाँ पे बहुत शदीद रेजिस्टेंस है कि इस तरह हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे एक हेजमॉन की तरह, जितने हम एक्सपोज हो गए हैं। तो अच्छा। हमें इस जंग को फतह में बदलना है, और ईरान का ये है कि हम सह सकते हैं, आप चलिए देखते हैं कौन पहले ब्लिंक करता है। अच्छा, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो एक्सपायर हो चुका, अब आगे क्या होने जा रहा है? ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा धमकियों की सूरत में और हमलों की सूरत में? साथ में आप ये बताइएगा कि ईरान को आपके ख्याल में इस मामले को अपनी तमाम तर शराइत की मंजूरी के साथ यकीनी बनाना फ़ायदेमंद होगा, या इस वक्त क्योंकि उसका अपर हैंड है और पूरी दुनिया इस चीज़ को तस्लीम कर रही है कि अमेरिका ये जंग हार रहा है, तो अभी चीज़ों को सेटल डाउन कर लेना चाहिए, जो सैंक्शंस हैं उसको ख़त्म करवाएं, पाबंदियों को ख़त्म करवाएं और अपने अवाम को एक बेहतर मयार ज़िंदगी फ़राहम करने का जो मौका है उसे हाथ से न जाने दें? मेरा ख्याल है कि ईरान को स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सामना करना चाहिए। उन्होंने जितना भी डिप्लोमेटिक कैपिटल है, इवन पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि एक रोग स्टेट ने अटैक किया है, एग्रेशन का अटैक है। जब ईरान ने गल्फ़ के ऊपर रिटेलिएट किया तो इतना, पहली दफ़ा इतना कोई उसके ऊपर किसी की तरफ से ये भी नहीं था। हर कोई यही समझ रहा था कि ईरान इसके अलावा क्या कर सकता है, लेकिन ईरान जो है वो ज़्यादा पुश कर रहा है, ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे, चाहे एक बायगॉन एम्पायर हो, वो जाते जाते भी बहुत नुकसान कर जाएगी। मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर ट्रंप जो हैं, जिनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है और वो हर मीटिंग में, हर सिचुएशन रूम में चीख चीख के, उनके लीक्स हैं कि वो ये कहते फिर रहे हैं कि मुझे बताइए कि मैं टैक्टिकल न्यूक्स कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो न्यूक्लियर हमले जो हैं वो बेशक मिसाइल सिटी तक पेनिट्रेट करें या ना करें, क्योंकि वो टैक्टिकल न्यूक्स हैं, वो फुल फ्लेज ट्रायड न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होगा, लेकिन वो इंसानों का नुकसान बहुत करेगा। और फिर अगर उसको रिटेलिएट करने में ईरान जो है एक स्टेप आगे जाता है, तो ईरान को एक स्ट्रक्चरल थ्रेट तो बनाकर इसराइल ने पेश कर दिया है, तो इसराइल इसमें कामयाब हो जाएगा। बहुत थिन लाइन है, बहुत थिन रोप के ऊपर ईरान को बहुत समझदारी से चलना है, जो कि उनकी तरफ से दिखाई नहीं दे रही है। वो बार बार ट्रंप को उकसाए चले जा रहे हैं, और ट्रंप एक ऐसा बंदा है जिसकी जो इन्फ्लेटेड ईगो है वो इतनी ज़्यादा है कि उसको थोड़ा सा भी अगर छेड़ दिया जाए तो वो उसके बाद उनको समझ नहीं आती कि वो विजडम, हर चीज़ जो है वो तहस नहस हो जाती है। और बहुत बड़े जो लीडर हैं ईरान में, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं और उसको उकसा रहे हैं। और इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि वो वाकई उकसाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक अटैक और हो जाए, और अगर वो न्यूक्लियर होता है फिर तो अमेरिका ख़त्म है हिस्ट्री के अंदर, अगर वो न्यूक्लियर अटैक कर देता है। अच्छा। तो हो सकता है ईरानी ये कैलकुलेशन करके बैठे हुए हों, या फिर ये है कि ये एक ऐसा गैम्बल है जिसमें आप 3-4 शर्तें जीतने के बाद सारा पैसा इकट्ठा करके एक आखिरी फाइनल बेट में लगाते हैं और उसमें हार जाते हैं। यू नेवर नो। बिल्कुल एक ठीक। साइड पे ईरानी है
जो भी अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, और ट्रंप तो समझ से वैसे ही बाहर है एक नॉर्मल इंसान की। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहब, आप अपना तजिया पेश कर रही थी।